हमारा तो एक ही सपना था कि हम प्रोफेसर बने। अचानक पेपर में रिजल्ट आया और मैं स्टेट टॉपर था। करीब करीब 7-8 क्लास 1 अफसर को अरेस्ट किए हुए। मैं करीब करीब 80,000 आदमी को गिरफ्तार कर चुका हूँ। और बड़े बड़े माफिया धनी वानी लोग जो थे उनको तो मैं ऐसा राउंड अप करता था। नमस्कार दोस्तों, आज की सोशल लाइट में मैं आया हूँ चेसायर होम, जहाँ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक्स डिप्टी एसपी सुधीर झा जी से। सर, आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 1945 में हुआ था। सर, कहाँ पे हुआ? वो बिहार में, मुजफ्फरपुर जिले में। आप देश आजाद होने के पहले जन्म लिए थे? हाँ, यस। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिल पा रहा हूँ। आपने स्कूलिंग कहाँ से की? अपने ही गांव के हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया था। सरकारी था या प्राइवेट? सरकारी था, वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल था, वहाँ से हमने किया था। और जिला में हम अव्वल आए थे। 81% मार्क्स था मैट्रिकुलेशन में। आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था? हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद आपने क्या किया पढ़ाई में? उसके बाद हमारे पिताजी हमको रांची ले गए। झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ हमें ले गए। वहाँ मेरे बड़े भाई भी पढ़ते थे। उन्होंने भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था अपने सब्जेक्ट में। और फिर वो उस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए मेरे भाई साहब। तो उन्हीं लोगों के चलते मैं भी रांची चला गया और रांची में ही मैं पढ़ने लगा, रांची कॉलेज में। आपके क्या सपने थे? आप क्या सपने लेकर रांची कॉलेज गए थे? हमारा तो एक ही सपना था कि हम प्रोफेसर बने। हम IPS IAS वगैरह कुछ नहीं बनना चाहते थे। मैं विद्वानों के बीच बोलूं, विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, यह भी राष्ट्र निर्माण का कार्य है। यही मेरा उस समय तक तो यही ध्येय था। एक बुद्धिजीवी की भांति जीवन बसर करूं, धन आवे या ना आवे, इसकी फिक्र मुझे कभी नहीं रही। कॉलेज का जीवन आपका कैसा रहा? आप पढ़ने में कॉलेज में कैसे थे? मैं वहाँ भी फर्स्ट ही आता था अपने कॉलेज में। और आपकी कॉलेज की कुछ यादें जो आप कुछ बताना चाहें कि कुछ स्पेशल आपके साथ ऐसा हुआ हो वहाँ पे? कॉलेज के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं अपने प्रिंसिपल विधभूषण दास को बहुत याद करता हूँ। डॉक्टर विधभूषण दास, वो अंग्रेजी के विद्वान थे और उड़ीसा के रहने वाले थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने D.Litt किया था और वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। आप प्रोफेसर सर की छत्र छाया में रहते थे? हाँ, उनके प्रति मैं बहुत ज्यादा श्रद्धालु हूँ और मैं उनको बराबर याद करूंगा। हालांकि उस दुनिया में वो नहीं है आज, लेकिन मैं उनको बराबर ही उनको याद करता रहूंगा। क्या आप उनसे ही प्रेरित होकर प्रोफेसर बनना चाहते थे? जी हाँ, जी सर, उन्हीं से प्रेरित होकर। क्या अड़चने आई कि फिर आपको DSP बनना पड़ा? हुआ ऐसा कि एक बार मैं IPS में बैठा और मैं कम्पीट भी कर गया, लेकिन टोटल नंबर जो एग्रीगेट होता है उसमें 7 नंबर कम था। पहली बार मैंने तैयारी की थी तो मेरे पिताजी के सर पर हम 3 भाई थे और वो मेट्रोपॉलिटन टाउन में 3 बच्चों को पढ़ाना उनकी औकात के बाहर थी। खर्च ज्यादा पड़ता था। वो भी कुछ तंग आ चुके थे। फिर हमारे पीछे भी एक भाई था, उसको भी पढ़ाना था। तो हमारे साथियों ने पुलिस सर्विस कमीशन में अप्लाई किया। हमको जबरदस्ती ले गए कि नहीं, तुमको चलना होगा, हम लोग जा रहे हैं, तुम कैसे नहीं जाओ। फॉर्म वगैरह भरवाए, फिजिकल टेस्ट हुआ, उसमें रन वगैरह हर चीज में, जेवलिन थ्रो वगैरह में मैं पीछे नहीं आया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एक रिटन एग्जाम हुआ, वो बिहार लेवल का एग्जाम था, उसको मैंने दिया। उसके बाद मैंने अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। अचानक पेपर में रिजल्ट आया तो मेरा नाम था और मैं स्टेट टॉपर था, बिहार स्टेट का टॉपर था। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, झारखंड और बिहार एक ही था। 2001 से? हाँ, तो उसमें हम स्टेट टॉपर थे। 89% मार्क्स था मेरे को। घर में माता पिता सब लोग देखकर बहुत खुश हुए होंगे? वो लोग तो खुश हुए, लेकिन हम नहीं। हमने कहा कि हमको अभी पढ़ने दीजिए, फिर से मैं बैठूंगा यूनियन सर्विस कमीशन में। ये मेरा पहला चांस था। दूसरे चांस में मैं बिल्कुल आगे निकल कर आऊँगा। कहे कि अब खर्चा मैं नहीं दे सकता, बहुत मजबूर हूँ। ये तुम्हारी सरकारी नौकरी मिल रही है, क्वार्टर मिलेंगे और पेंशनेबल जॉब है, तुम उसको ज्वाइन करो। और मुझको ज्वाइन करना पड़ा। समाज ने भी मुझको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया और मैं रो कर ज्वाइन किया, खुश होकर नहीं। मैं रो रहा था एक तरह से। मतलब आप सिर्फ प्रोफेसर ही बनना चाहते थे? हम पुलिस विभाग के प्रति नहीं थे, इंक्लाइंड नहीं थे। जब गांव में, मोहल्ले में या परिवार में, रिश्तेदार में सब लोग जश्न मना रहे थे, खुश थे कि हमारे घर का कोई बच्चा टॉप किया है, तब आप खुश नहीं थे? नहीं, उनका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा था। मेरे गार्जियन का भी असर मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। मैं बिल्कुल उदास, खुशी नाम की चीज़ नहीं थी और बगैर खुशी को हमने ज्वाइन किया। पिताजी क्या करते थे सर? पिताजी हमारे आयुर्वेद में PhD थे और एक
सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। सर पिताजी को आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि हम मैनेज कर लें? समझाए, उनको समझाए हम ही लोगों के चलते नौकरी में आए थे। वो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। उनका फोटो है सुभाष चंद्र बोस के साथ टीन में बैठ करके जाते हुए। बाद में सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया तो जो प्रकाश नारायण के साथ हो लिए 10,000 आदमी 10,000 आदमी उनके पीछे चलता था। तो भाई में अकेले थे मेरे पिताजी। तो हमारी दादी और हमारी माँ ने कहा कि तो भी 3 बच्चा है, ये क्या करेगा, मजदूरी करेगा, तुम झंडा लेकर के घूमते हो सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण के साथ, बच्चे को क्या होगा। उसी समय एक वैकेंसी निकली थी और उनके हमारे दादाजी के भाई, छोटे भाई, उनको रांची ले गए जबरदस्ती, कहे कि नहीं बच्चों को बनाना है तुमको, अभी छोड़ो इस चीज को। और वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ। 6 अस्पताल सरकारी खुला था, उसमें वैकेंसी थी और उसी में उनको अपॉइंटमेंट हो गया, जिसका फल हुआ कि हम लोग इतने अच्छे शहर में तीनों भाई पढ़े। पिताजी कभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको कुछ कहानियाँ, कुछ बातें बताते थे? बहुत सारी। आपने कॉलेज टाइम में कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कौन कौन से कवियों को पढ़ा जिससे आप बहुत प्रेरित हुए? कॉलेज में तो ज्यादा पढ़ाई कोर्स की ही किताबें हुआ करती थी, तो कोर्स की किताब से फुर्सत नहीं थी। एमए में आने पर थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ, आउटलुक ब्रॉड हुआ। उसके बाद वॉल्यूमिनस स्टडीज भी करना पड़ता है पीजी को, तो वो सब मैंने किया। वहीं से थोड़ा हमको रास्ता मिला। और बीए ऑनर्स तक तो स्टीरियोटाइप पढ़ाई थी। सर आपकी शादी कब हुई? नौकरी मिलने के बाद या नौकरी के पहले? नौकरी के पहले। नौकरी के पहले ही हो गई थी? तो क्या मैम के साल पहले, 1 ही साल पहले। अच्छा अच्छा। उसमें हमारे दादाजी जीवित, हमारे दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिसकी छाप मेरे ऊपर है। मैं सैकड़ों श्लोक, सैकड़ों क्या हजारों भी सुना सकता हूँ। और मैं उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दूं, हिंदी में तो कर दिया तो क्या, सारा संधि विच्छेद करके अक्षरशः मैं उसका अर्थ बता सकता हूँ। तो पंडित लोग हैं ना, पूजा कराने आते हैं, वो तो अर्थ जानते नहीं है, रटे हुए हैं, बोलते हैं, करा देते हैं। तो आप सुनना चाहेगा तो आपको भी सुना दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर। कोई एक ऐसा श्लोक सुनाइए जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है, आपको सबसे ज्यादा पसंद है। क्या श्लोक? जो भी आपको श्लोक बताइए एक दो। ये दुर्गा सप्तशती का ही सुन लीजिए। हाँ। मार्कंडेय मुनि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की थी और दुर्गा जी ने प्रकट होकर उनके सामने उनको वरदान दिया था कि तुम अमर रहो। तो जिस तरह हनुमान जी अमर हैं, उसी तरह मार्कंडेय मुनि भी, जो दुर्गा सप्तशती के रचनाकार हैं, मार्कंडेय मुनि भी अमर हैं, उन्हीं की रचना है। ये काली हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, सब इसमें है। एक एक श्लोक करके है। ओम वक्षस्त्र क्वप्सुम गदे सुकुलिशम पद्मम धनु कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटासुरावाजनम शूलैः पाश सुदर्शने च दधतीम हस्तैः प्रसन्नाननाम देवे सैर्भिर्मिमा लक्ष्मी सरोज स्थिताम। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुखले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तबिलसक्षितां सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता मा पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। अब कितना सुनावे, थक गया। इसी में हमारा सारा वेद वेदांत उपनिषद वगैरह इसी में है। आप पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में हैं, आपने संस्कृत कहीं से पढ़ी भी नहीं, उसके बाद भी आपको इतनी बेहतर संस्कृत आती है। हाँ, तो इंटर तक था संस्कृत ऑप्शनल पेपर एक। अच्छा। इंटर तक था। 3 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं ना, एक हमारा संस्कृत हुआ करता था। अब हम सर थोड़ा सा आएंगे अपने फिर से कंटेंट पे, क्योंकि तो आपकी शादी सर नौकरी लगने के बाद हुई थी? पहले हुई थी। वैसा हुआ कि वो हम लोगों के यहाँ वो शादी का नेगोशिएशन जो करने जाते हैं 2 4 5 आदमी, उनको बरतुहार बोलते हैं। पता नहीं इधर क्या बोला जाता है। बारात तो शादी के बाद शादी के समय होती। जो मैरिज नेगोशिएट करने जाते हैं तो वो 4 5 आदमी हमारे दादाजी के पास आए। तो पिताजी तो घर पर थे नहीं, वो नौकरी में थे, मैं भी था यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मांग किया कि अपना पोता हमको शादी करने के लिए
आप दीजिए। बातें होने लगी और दिल के सीधे थे, उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है, मैं अपना पोता आपको दिया शादी करने के लिए। तो मैम कुछ करती थी या? उसके बाद शादी तय हो गई। उसके बाद हमारे बड़े भाई वगैरह रांची आए, कहे कि चलो तुम्हारी शादी तय हो गई है। हम कहे कि हमारी शादी तय हो गई है, अभी शादी करने का क्या क्या जरूरत है? मैं नहीं मानूंगा किसी का बात, मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा, उसके बाद मेरी शादी होगी। मेरी पढ़ाई चल रही है और मेरी शादी कैसे हो जाएगी? उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग नहीं कुछ बोले हैं, न पिताजी बोले हैं, ना हम बोले। हम लोग तो इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो बूढ़े हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो समाज के तो रोने लगेंगे, फिर क्या होगा बोलो। क्या उम्र थी उस टाइम पे आपकी? 20-21 रही हो। 20-21 थी। 23 साल की उम्र में तो हमको नौकरी ही हो गई। 22 साल की उम्र में हमने पीजी कर लिया था। पीजी के बाद आप डिप्टी एसपी बन गए, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। हाँ, आपने जब नौकरी फर्स्ट डे ज्वाइन की, उसके बाद से आपकी जर्नी कैसी रही? आपको काम में मज़ा आता था? शुरुआती दौर में तो नहीं आता था, क्योंकि हम बिल्कुल आध्यात्मिक विचार के थे और पुलिस में लाठी डंडा सब कुछ होता है ना, क्राइम कंट्रोल करना पड़ता है ना। लेकिन धीरे धीरे रुचि जागृत हुई, और रुचि जागृत हुई तो मैं पुलिस का काम बहुत धड़ल्ले से और बहुत रौब रुहाब से करने लगा। तो आप जो है पुलिस के काम में भी धीरे धीरे, जैसे आप कवि थे वैसे एक्सपर्ट, और वैसे ही आप पुलिस में भी इंटरेस्ट आने लगा। हाँ, उसके बाद हमको जब बड़े बड़े जब वारदात होते थे, यहाँ दिमाग की जरूरत है FIR करने के लिए, तो वहाँ DIG और SP हमको बुलाते थे कि देखो यहाँ फायरिंग हो गई है, इसका FIR ऐसा करो जो कोर्ट में ये डाउनफॉल इसका नहीं हो, बढ़िया से तैयार करो FIR। तो हमें बुलाहट होती थी, और हमारे IPS ऑफिसर्स लोग थे, DIG थे, IG थे, वो भी हमको बुलाते थे, बैठाते थे, बहुत प्यार देते थे, और इन विषयों पर बहुत कुछ बात भी करते थे, अपना मनोरंजन भी करते थे हमारे साथ। तो IPS लोग भी तो जानकार होते हैं। आपको कितना मुश्किल हुआ कि आपका दिल जो है कवि का था, इतना विनम्र हृदय, पुलिस का इतना सख्त काम होता है, आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया? धीरे धीरे बदलने लगा, टेम्परामेंट बदलने लगा कि नहीं, अब तो इसी काम को करना है, तो इस काम में इंटरेस्ट लो भाई। और थाने में कोई घूमने फिरने में तो नहीं आता है, जो तकलीफ में पड़ा हुआ इंसान है वही आता है थाने में मदद मांगने के। तो हम तो समाज सेवी बाप के बेटे थे, परम ईमानदार। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के शिष्य हमारे पिताजी, सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे पिता, उनका मैं बेटा हूँ। तो समाज सेवा की भावना मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी, और मैं घूस की तरफ ताकता भी नहीं था, किसी से भिखमंगे की तरह किसी से कुछ मांगता नहीं था, और जीवन भर ऐसे ही मैं नौकरी की और चलाया। लेकिन क्राइम कंट्रोल भी मेरा ऊपर ही उठ करके चला। मैं करीब करीब 80,000 आदमी को गिरफ्तार कर चुका हूँ अभी तक। 80,000 आदमियों को आपने गिरफ्तार जी। किया? अगर आप रिश्वत लेते तो क्या ये कर पाते? नहीं तो रेप कर दिया है, और आता है कहने कि हमारे बेटा को आप लीगल एडवांटेज दीजिए, हम आपको 50,000 देते हैं, हम आपको 2 लाख देते हैं। तो ये हमें कबूल नहीं था। उसने रेप किया है तो उसको रेप की सजा मिलनी चाहिए। जिस लड़की का उसने इज्जत लूटा, वो तो बार बार लौट कर नहीं आएगा। हमें तो ये पैसा जहर के समान है मेरे लिए, ऐसा पैसा मैं नहीं ले सकता। आज के आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी इतना हाई है, सोसाइटी में पहले के कंपैरिजन में आज एजुकेशन के स्तर ज़्यादा है लोगों के पास। इस सिचुएशन में जो अधिकारी हैं, इतना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं क्राइम के, भ्रष्टाचार के, कि पैसा ले लिया, रिश्वत लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? जहाँ तक खासकर पुलिस वालों की बात है, तो पुलिस की कुंडली ही खराब है, पंचांग ही उनका जिस मुहूर्त में जन्म लिया था वो मुहूर्त ही खराब है। अब वो मान लीजिए एक तरफ से कंप्लेनेंट है जो प्रताड़ित है, दूसरे तरफ से एक्यूज है जो गुंडा है, धनी मानी आदमी है, माफिया। तो अगर इसको मदद करता है तो वो बदनाम करेगा, घूस ले लेता है उससे, और इसको कंप्लेनेंट को धोखा होता है, कंप्लेनेंट बदनाम करेगा। कंप्लेनेंट को मदद करता है तो वो लोग बदनाम करेगा, और दोनों में से एक आदमी तो बदनाम करेगा ही, तो इल्जाम तो लगाएगा ही उसके ऊपर। बहुत सारे इल्जामात झूठे होते, और बहुत जगह पर घूसखोरी है भी पुलिस विभाग में, तो थी पहले, और ये कांग्रेस के जमाने से में ही ये बनी घूस लेने की परंपरा। क्योंकि अंग्रेजों ने पुलिस ऑफिसर को सैलरी कम दी, बिल्कुल कम, और पावर बहुत ज्यादा दी। एक थाना प्रभारी जो है वो ना DIG है न SP है, लेकिन पावर उसको DIG और SP से कम नहीं है। पावर पुलिस विभाग में पावर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। आप तो वकील हैं। डिफिनीशन ऑफ ऑफिसर इंचार्ज क्या है? CRPC आपको SDO, DM और ऑफिसर इंचार्ज को जानता है, वो SP को नहीं जानता है, वो DIG और DGP को नहीं जानता है। तो पावर नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, और उसको स्वतंत्र अधिकार है किसी को भी अरेस्ट करने का,
चाहे मिनिस्टर ही क्यों नहीं, वो नहीं पूछेगा किसी से। अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, विभाग देगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं कि मैं इसे करूं गिरफ्तार या ना करूं। वो कर सकता है। पूरे सिस्टम में पुलिस ही एक ऐसा पद है जहाँ पे वो फोर्स यूज कर सकता तो है। समझते हैं कि जूनियर थे उस समय, हम करीब करीब 7-8 क्लास 1 अफसर को अरेस्ट किए हुए, और बड़े बड़े माफिया धनी वानी लोग जो थे उनसे हमको बहुत एलर्जी थी। उनको तो मैं ऐसा राउंड अप करता था कि उनकी बोलती बंद कर देता था, थूक चाटने के लिए तैयार हो जाते थे ऐसे लोग।